हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सी डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, हम लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैंने सेक्शन 7 आप लोगों को लास्ट क्लास में दोस्तों कंप्लीट करवा दिया था। और मैंने स्टार्ट किया था माय डियर फ्रेंड सेक्शन 7.1 से, जिसमें मैंने आपको सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। सेक्शन 7.1 ए हमने पढ़ा था दोस्तों, जिसके अंदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई होते हैं, जिसमें कंसीडरेशन का होना जरूरी है, और जितनी भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली बात है वो सारी मैंने करी थी। सेक्शन 7.1 बी, इसमें दोस्तों मैंने आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बताया था, जहां पर कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है, वेदर और नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस के फर्दरेंस में हो या ना हो। 7.1 सी भी हमारा हो गया था, दैट इज शेड्यूल 1, जिसमें दोस्तों ऐसे ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया है जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा दोस्तों, अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे सेक्शन 7.1 ए। और मैं आपको बता दूं भाई, 7.1 ए में सप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सेक्शन 7.1 ए आपको यह बोलता है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स कब बोलोगे और सप्लाई ऑफ सर्विस कब बोलोगे, दैट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 2। बिकॉज देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई हमें करना क्या है। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों आपको शेड्यूल 2 में बताई गई है कि आप या तो ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे या आप उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे। दोस्तों, इसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शन 7.1.2 पढ़ाया था, है ना। मैंने आपको सेक्शन 7.1.2 पढ़ाया था, जिसमें यह लिखा हुआ है कि देयर आर सम एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और दोस्तों ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन बताए गए हैं भाई, जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। दैट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, जिसे हम लोग नेगेटिव लिस्ट मानकर चलते हैं, राइट। उसके लिए मैंने शेड्यूल 3 आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया था। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, जहां पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाना चाहती, तो उसका सबसे बड़ा और आसान तरीका यही था कि भाई साहब एक नेगेटिव लिस्ट बनाओ और उसके अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को मेंशन कर दो, ताकि वो सप्लाई ही ना बने। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, shall neither be treated as supply of goods, shall neither be treated as supply of service। ये आपको मैंने बताया था। इसके अलावा दोस्तों सब सेक्शन 3 में तो ऐसा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर किसी भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकती है, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और किसी भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकती है, नॉट सप्लाई एज गुड्स। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्ड जो है मैंने आप लोगों को यहां पर डिटेल से समझाया था। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये सारी की सारी बातें समझाई थी माय डियर फ्रेंड्स। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के यहां पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों। और हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, जो हमारा बैलेंस पार्ट है दोस्तों, सेक्शन 8, वो भी दोस्तों मैं आपको यहां पर करा के चलूंगा। तो तैयार हो जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। क्वेश्चंस का पूरा क्वेश्चन बैंक है हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर 22 एग्जामिनेशन। जैसे ही आप हमारा क्लास सब्सक्राइब करते हो तो वो आपको मिल जाता है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाइएगा और वहां से जाकर आप कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं दोस्तों, वो सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा। अमित खांडल क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना रहेगा क्लास देखने के लिए एंड्रॉइड फोन पे, और मोबाइल पर चलाने के लिए भी मैंने स्टेप्स दे रखे हैं, मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर कैसे चलती है क्लास।
चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को यहां पर जो क्वेश्चंस है वो यहां पर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। राइट, चलिए दोस्तों। तो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं उसका लिस्ट है मेरे पास। ये देखो मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे ही आप क्लास सब्सक्राइब करोगे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये रहा, ये देखो, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 23, 26, 27। तो ये जो है मेरा एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ गया जी क्वेश्चन बैंक? ये आ गया हमारा, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो इसमें मैं चैप्टर 1 तो पहले कंप्लीट कर चुका हूं, उसके सारे क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। ये चैप्टर 2 में हम सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे सेकंड, थर्ड, 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट को बाद में करेंगे सेक्शन 8 होने के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा दूंगा, आपको कहीं से अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं। सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सुदामा एसोसिएट एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, डिस्पोज द कंप्यूटर ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसीडरेशन एंड इट हैज नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर। एग्जामिन वेदर डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट क्वालिफाई एज डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सुदामा एसोसिएट ने भाई कंप्यूटर को डिस्पोज कर दिया और बिना बिजनेस में काम लिए कर दिया डिस्पोज। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप किसी एसेट को डिस्पोज करते हो विदाउट कंसिडरेशन होता है ये काम, लेकिन अगर आपने उस पर आईटीसी नहीं लिया है तो क्या उसका डिस्पोज करना सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज नो। जब आप शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते हो तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने आईटीसी लिया है किसी भी बिजनेस असेट पर या किसी भी बिजनेस के स्टॉक पर तो ही दोस्तों, तो ही माय डियर फ्रेंड, आपको जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे विदाउट कंसिडरेशन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये देखो, तो सेक्शन 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो द सेम इज विदाउट कंसिडरेशन, बट दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली, साफ लिखा हुआ है, इनपुट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, देयरफॉर द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाई सुदामा एसोसिएट इज नॉट अ सप्लाई एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड। क्योंकि आपने उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट ही अवेल नहीं किया तो हम इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं मानेंगे। आपको बस इतना सा लिखना है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं भी रहता है तो चलेगा, क्योंकि अलग से कोई स्पेशल मार्क्स नहीं होता है। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे एआईआर का कॉपी देखा है, सेक्शन नंबर का अलग से कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता है। हाँ, अगर आपको याद है तो लिखो, उससे क्या है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर होता है। एक एग्जामिनर के मन में एक इमेज बनती है कि हाँ भाई ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा उसके माइंड में एक इमेज यहां पर बनकर चलती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर बी वाला, जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है, बी में लिखा हुआ है पृथ्वी एंटरप्राइजेज अपॉइंट चंपक टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, पृथ्वी एंटरप्राइजेज ने अपॉइंट किया है चंपक को टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। चंपक आइडेंटिफाइड वेरियस सप्लायर्स who can provide the goods as desired by Prithvi Enterprises and ask a supplier Satya manufacturer to send the goods and issue the invoice directly to Prithvi।
तो सत्य मैन्युफैक्चरर को उसने बोला कि भाई आप जो है डायरेक्टली गुड्स का सप्लाई पृथ्वी को कर दो, ठीक है, और बिल भी आप ही बना देना। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर चंपक कैन बी कंसीडर्ड एज एजेंट ऑफ पृथ्वी एंटरप्राइजेज इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। याद करो दोस्तों, शेड्यूल 1 में मैंने आपको प्रिंसिपल और एजेंट वाला ट्रांजैक्शन भी बताया था, लेकिन वहां पर जो एजेंट होता था ना, उसके हैंड्स में सप्लाई तभी मानी जाती थी जब एजेंट खुद की फर्म का या खुद से बिल इशू करे। जब एजेंट खुद से बिल इशू करता था, खुद की फर्म के नाम से बिल इशू करता था, तो ही दोस्तों हम उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानते थे। अदरवाइज हम उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं मानते थे, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ द एजेंट। लेकिन यहां पर दोस्तों बिल नहीं बनाया है चंपक ने, डायरेक्टली सप्लायर ने बिल दिया है, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। ये देखो आंसर में भी ये लिखा है, एज पर सेक्शन 7(1)(c) read with schedule 1, supply of goods by agent to his principal, the agent undertakes to receive the goods on behalf of the principal and qualify as supply even if the same is made without consideration. Further, एक सर्कुलर नंबर का रेफरेंस दिया गया है, that principal agent relationship falls within the ambit of schedule 1 only, where the goods have been procured by the agent on behalf of the principal and are invoiced in the name of the agent. In that case, further provision of the said goods by the agent to the principal without consideration would be covered in schedule number 1, so would qualify as supply. लेकिन यहां पर जो चंपक है, चंपक इज ओनली एक्टिंग एज एन प्रोक्यूरमेंट एजेंट। चंपक खुद का बिल नहीं बना रहा भाई, नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई, द इनवॉइस इज बीइंग इशूड in the name of Prithvi and not Champak. So Champak is not an agent for the supply of goods in terms of schedule 1. तो देखो वही सारी बातें लिखी हुई है, तो आप अपना लैंग्वेज यूज करो। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसका कॉपी करके लिखोगे, लेकिन जो मीनिंग है भाई वो बिल्कुल सेम निकल कर आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। अजत शत्रु इंडस्ट्रीज, अजत शत्रु इंडस्ट्रीज enters into a contract with an actor Chandragupta to act as brand ambassador of a product manufactured by अजत शत्रु इंडस्ट्री। तो अजत शत्रु इंडस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक एक्टर चंद्रगुप्त से कि टू एक्ट एज एन ब्रांड एम्बेसडर। द ड्यूरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 years, ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 5 years। कॉन्ट्रैक्ट फीस पेबल टू चंद्रगुप्त फॉर एन बीइंग एम्बेसडर इज 50 लाख रुपया पर एनम एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। In case contract is terminated by Chandragupta before the end of the contract period, Chandragupta will have to repay Ajrasatru industry 50% of the contract fees received by them till the time of termination of the contract। कि अगर आपने बीच में contract को तोड़ा तो जितना contract fees मिला होगा उस एक्टर को, उसका आधा उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। At the end of 3rd year, Chandragupta terminated the contract with Ajrasatru Industry and he has received the contract fees for 3 years. At the time of termination, you are required to determine whether the given transactions qualifies as supplies or not। तो भाई लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी काम का नॉन परफॉर्मेंस होता है और उस नॉन परफॉर्मेंस के बदले में भी पैसा मिलता है, तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और 7(1)(a) के अंदर जो काम ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है, जो काम यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है, वो तो सप्लाई है ही, उसको तो हम सप्लाई मानेंगे ही मानेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 7(1)(a) में लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो काम कर रहा है वो तो प्योरली सर्विस है, सबको दिख रहा है, पैसा भी है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन दोस्तों एक सेक्शन 7(1)(a) अपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रैक्ट, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रैक्ट,
तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बात मैंने आपको शेड्यूल 2 में पढ़ाई थी। अगर आपको यकीन ना हो तो दोस्तों एक बार शेड्यूल 2 को ओपन करके देख लीजिएगा। एंड द पर्सन इज डीम्ड टू हैव रिसीव द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन और पेनल्टी, सो रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच अमाउंट। तो भाई साहब यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इन द गिवन केस अजर शत्रु इंडस्ट्रीज टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ चंद्रगुप्त of terminating the contract before the expiry of the contract period, so 50% of the contract fees amounting to 75 lakh rupees, तो ये जो मिलेगा भाई ये बेसिकली सप्लाई माना जाएगा। और स्पेसिफिकली हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। स्पेसिफिकली हम इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। चलो, तो हमारा यहां पर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और कौन सा क्वेश्चन था देखो। सेकंड, थर्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन या तो हमारा कुछ ऐसा रहेगा कि जो हम चैप्टर खत्म होने के बाद जब आगे का चैप्टर आएगा उसके साथ कवर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो सेक्शन 8 का है, वो सेक्शन 8 के बाद कंप्लीट होगा। क्योंकि सप्लाई वाला चैप्टर क्या है, कई जगह पर कॉमन आ जाता है। अब जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर है, वैल्यूएशन वाला चैप्टर है, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, तो उसके साथ भी सप्लाई के क्वेश्चन मिक्स बनते हैं। तो जब आप उन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स को करोगे तभी कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में जो मिस किए हैं वो हम उन चैप्टर्स को करने के बाद करेंगे दोस्तों। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहां से रेगुलर है हमारा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को यहां पर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलो, पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विक्रमादित्य इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। विक्रमादित्य जो है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ही हैज ओपनड अ ट्रेडिंग अकाउंट विद वद्य ब्रोकर्स। ड्यूरिंग द मंथ विक्रमादित्य अंडरटुक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट अ फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन but are cash settled on the expiry of the contract date amounting to 35 lakhs। तो विक्रमादित्य सैलरीड एम्प्लॉय है और वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। उसने एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ विक्रमादित्य ने कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन और 35 लाख रुपया। विक्रमादित्य नीड्स योर एडवाइस वेदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम अमाउंट टू सप्लाई एंड आर लाइबल टू जीएसटी। क्या दोस्तों इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों कि जब हम गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में आपने देखा होगा सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है। जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको क्या किया गया है? एक्सक्लूड। वो हमेशा एक्सक्लूडेड होती है। अच्छा, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो भाई ये डेरिवेटिव्स हैं। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। और ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। इन्हें हम सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड मानते हैं। डेरिवेटिव्स फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, सो दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, हेंस नॉट लाइबल टू जीएसटी। तो दोस्तों यहां पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो दिस इज इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी। और ये जो सिक्योरिटीज होती है ये ना तो गुड्स होती है और ये सिक्योरिटी ना ही सर्विस होती है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला। तो ये बात आप लोगों को यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स दे क्वालिफाई एज सिक्योरिटीज एंड आर नॉट लाइबल टू जीएसटी। ठीक है, यही बात दोस्तों आपको यहाँ नीचे भी बताई गई है कि वो मतलब ना गुड्स है ना सर्विस है तो जीएसटी कैसे लगेगा। चलो, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। आपको भी पहले समझाना है कि भाई इट इज नॉट कवर्ड इन गुड्स, इट इज नॉट कवर्ड इन सर्विस। फिर एज पर द क्वेश्चन आपको वहां बताना पड़ेगा कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, हम इसको सप्लाई नहीं मान सकते। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दोस्तों तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली होने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। अंगद प्राइवेट लिमिटेड
is engaged in the business of distribution of construction. अंगद जो प्राइवेट लिमिटेड है भाई, अंगद प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the business of distribution of construction material. तो इसका काम क्या है भाई, जो कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल होता है उसको, इसका काम क्या है, कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है भाई ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि ये कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है उसकी सप्लाई देता है। एज एन इंसेंटिव अंगद प्राइवेट लिमिटेड पेज एन अमाउंट 75,000 टू इट्स एम्प्लॉय अपॉन अचीविंग ए स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट। कि भाई उसने अपने एम्प्लॉय से बोला कि तुम अगर सेल्स टारगेट अचीव कर लोगे तो मैं तुम्हें 75,000 का इंसेंटिव दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इंसेंटिव इज द पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, एंड एप्लीकेबल टैक्स इज ऑल्सो डिडक्टेड एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। याद होगा आपको, सैलरी पर जो टीडीएस कटता है वो 192 में कटता है, तो रेलिवेंट प्रोविजंस में इसका टीडीएस भी कट गया। अंगद प्राइवेट लिमिटेड is of the view that GST is not leviable on such incentive, whether the view taken by Angad Private Limited is correct or not. Yes, it is correct. Yes, my dear friend, it is correct. Because जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहे हो, इंसेंटिव इज नॉट ए गिफ्ट माय डियर फ्रेंड। आप इंसेंटिव को गिफ्ट नहीं बोल सकते कि अरे ये तो 50,000 से ज्यादा है, कर दो टैक्सेबल। इट इज अ सैलरी, इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव पे करे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो भी काम हो रहा है इट इज इन द मैटर ऑफ, ये जो है 75,000 जो दिया जा रहा है इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इसको सप्लाई मान ही नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में आ गया, और नेगेटिव लिस्ट आपने कहां पढ़ा था, सेक्शन 7(2) में, और शेड्यूल 3 पढ़ा था आपने। तो ये बेसिकली शेड्यूल 3 में कवर होता है। देखो एक बार पढ़ के दिखा देता हूं आपको। अंगद प्राइवेट लिमिटेड का व्यू करेक्ट है, फिर आपको लिखना है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट shall not be treated as supply under GST. The amount paid as an incentive by Angad Private Limited is not in the nature of gift and is not covered under Schedule 1. So, in the given case, the incentive is part of the salary and is directly linked to the sales target. Therefore, the services provided by the employees in return of the incentive given to them shall not be treated as supply. उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। So in the light of the above discussion, GST is not leviable on the incentive paid by Angad Private Limited to its employee. इस पे जीएसटी लग ही नहीं सकता दोस्तों, इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। तो आपको भी बस ऐसे ही रिप्लाई देना है। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर सेंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू जॉब वर्कर। ये जो नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर है इसने क्या किया भाई, कुछ यार्न अपने जॉब वर्कर के पास भेजा। क्यों भेजा, प्रोसेसिंग के लिए भेजा। द जॉब वर्कर अंडरटेक्स द प्रोसेसिंग वर्क ऑन द यार्न एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर। ड्यूरिंग द प्रोसेस द जॉब वर्कर यूज इज ओन मटीरियल ऑल्सो। तो जब जॉब वर्कर को भेजा तो जॉब वर्कर भी इसके ऊपर अपनी कुछ प्रोसेस कर रहा था और जॉब वर्कर ने भी खुद का मटेरियल काम में ले लिया। द प्रोसेस यार्न इज सोल्ड बाय नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रमाइसेस। तो कुछ सामान ऐसा था भाई वो जॉब वर्कर की प्रमाइसेस से ही डायरेक्टली सॉल्व कर दिया गया, और जो बैलेंस यार्न था और वेस्ट मटेरियल था दैट इज सेंट बैक बाय द जॉब वर्कर टू द नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर। अब बात यह है कि जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज यूजिंग ओन मटेरियल आल्सो इन द प्रोसेसिंग एंड हेंस सप्लाई टू नंदीश्वर
मैन्युफैक्चरर इन द नेचर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। डू यू एग्री विद द ओपिनियन? क्या मानोगे इसको, गुड्स मानोगे सर्विस मानोगे? तो दोस्तों जब हम कोई भी काम जॉब वर्कर से करवाते हैं, याद करें दोस्तों, मैंने आप लोगों को सेक्शन 7(1)(a) पढ़ाया था। सेक्शन 7(1)(a) में ये लिखा हुआ है कि कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो वहां पर आपने देखा था, मैंने आपको नोट भी करवाया था कि जब हम कोई भी काम जॉब वर्कर से करवाते हैं, भले ही दोस्तों, भले ही जॉब वर्कर खुद का मटेरियल उसमें काम क्यों ना ले ले, भले ही जॉब वर्कर खुद का मटेरियल काम क्यों ना ले ले, इट वुड ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों इस ट्रांजेक्शन को हमेशा हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, है ना। तो यहां पर जो ओपिनियन है वो जॉब वर्कर का रॉन्ग है। द ओपिनियन ऑफ द जॉब वर्कर इज नॉट फुल्ली करेक्ट। सेक्शन 7(1)(a) provides that when certain activities or transaction constitute a supply, they shall be treated either as supply of goods or service। पहले तो उसने 7(1) का रेफरेंस दिया, बट एज पर शेड्यूल नंबर 2, any processing or activity carried out by any other person in terms of schedule 2। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो जॉब वर्कर होता है, इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल, कैन यूज इज ओन गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ जॉब वर्क। तो द गुड्स आर नॉट सप्लाई एज पर दिस ट्रांजेक्शन बट बीइंग यूज इन द प्रोसेसिंग एक्टिविटी। भाई जॉब वर्कर उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई जॉब वर्कर जो काम करके पैसा लेगा उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने या हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने। बहुत ज्यादा यहां पर कंफ्यूजन हो जाता था। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिकॉज द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द जॉब वर्कर in the given case squarely falls within the preview of schedule 2 and shall be considered as supply of service by the job worker। दोस्तों इसे हमेशा हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन अब रहेगा ही नहीं। शेड्यूल 2 के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मोक्ष भूमि, वाह क्या नाम है। मोक्ष भूमि इंडस्ट्री हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोक्ष भूमि industry has its manufacturing unit in the state of Maharashtra and it stored the finished goods manufactured by it at a depot located in the state of Gujarat। तो गुजरात में इनका डिपो है, वहां पर ही सामान को रखते हैं। डिपो इज ओन्ड बाय पुण्य भूमि, एक मोक्ष भूमि और एक पुण्य भूमि। अच्छा, ये जो पुण्य भूमि है ये रिलेटेड पर्सन है मोक्ष भूमि इंडस्ट्री की। मतलब आप जो सामान वहां पर डिपो में रख रहे हो ना, उस डिपो को आपका रिलेटिव ही ऑन करता है। पुण्य भूमि हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द मोक्ष भूमि फॉर यूज ऑफ डिपो फॉर स्टोरेज पर्पज। भाई जब सामान स्टोर होगा तो स्टोर के चार्जेस लिए जाएंगे, लेकिन रिलेटिव होने के कारण अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लगी होगी। जैसे ही मैंने रिलेटिव वर्ड बोला, तो रिलेटिव होने के कारण कोई भी पैसा पुण्य भूमि ने मोक्ष भूमि से नहीं लिया। तो बताओ दोस्तों, द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्री क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। दोस्तों जब आप अपने रिलेटेड पर्सन के साथ या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वहां पर कंसीडरेशन नहीं भी है, अगर वहां पर कंसीडरेशन नहीं भी है, तो भी उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा। वो जो ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों, उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा। भले ही
भले ही वहां पर कंसीडरेशन ना हो, भले ही वहां पर कंसीडरेशन ना हो। तो देखो यही लिखा है, सेक्शन 7(1)(c) read with schedule 1, supply of goods or service or both between related person without consideration when made in the course or furtherance of business. So the storage services provided by Punya Bhumi to Moksha Bhumi in the course or furtherance of business qualify as supply under GST, even though no consideration has been charged for the same. Even though no consideration has been charged for the same. मतलब अगर कंसीडरेशन नहीं भी है दोस्तों, कंसीडरेशन अगर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, रॉब शेयर होल्डिंग लिमिटेड एंड अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजेक्शन वेयर इन सर्टेन सिक्योरिटीज वर टू बी लेंड टू धनाधन बैंक। ओहो भाई साहब, ये सिक्योरिटी वाला ट्रांजेक्शन है, याद करो, ये सिक्योरिटी वाला ट्रांजेक्शन है। तो पहले वाला तो समझ में आ गया ना कि उसको सप्लाई माना जाएगा, चाहे भले ही वहां पर कंसिडरेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि जो रॉब शेयर होल्डिंग है, एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी है और वो ट्रांजेक्शन कर रहा है धनाधन बैंक के साथ अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। धनाधन बैंक, धनधन बैंक या धनाधन जो भी है, shall pay specified lending fees against the lending of the security. Explain the transaction involved in security lending scheme. इसको टैक्सेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे? भाई एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अरे सर सिक्योरिटी तो गुड्स ही नहीं होता, अरे सर सिक्योरिटी तो सर्विस ही नहीं होता। हाँ मैं भी कह रहा हूं दोस्तों कि जो सिक्योरिटीज होती है इट इज नॉट गुड्स, इट इज नॉट सर्विस। यस आई एग्रीड, बट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी सिक्योरिटी को एज ए लैंडिंग देते हो, किसी को रखने के लिए देते हो, तो उसका जो पैसा चार्ज किया जाता है, उसके लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं दोस्तों, वो जो चार्जेस होते हैं ना, उन चार्जेस को हम लोग यहां पर कवर करेंगे एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि एक सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है। ये देखो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, और मैंने आपको लिखवाया भी था कि भाई वैसे तो मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स बट नॉट सर्विस, लेकिन अगर मनी को यूज करने के लिए या सिक्योरिटीज का कोई भी अरेंजमेंट अगर आप करते हो, फैसिलिएट करते हो, तो उसका जो चार्ज लिया जाएगा, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज, इट शुड बी इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो सिक्योरिटी lending scheme facilitate the lending and borrowing of securities. Securities are neither covered in the definition of goods and nor covered in the definition of service. So in transaction in securities which involves disposal of security is not a supply in GST and hence not taxable. सही बात है, सिक्योरिटी पर थोड़ी लगता है जीएसटी लेकिन SLS doesn't treat lending of security as disposal. जैसे किसी को सिक्योरिटीज का रिक्वायरमेंट है और आप उसको लेंड कर रहे हो, तो इट इज नॉट डिस्पोजल एंड इट इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। जो लैंडिंग फीस चार्ज करोगे ना बोरोवर से, द करेक्टर ऑफ कंसीडरेशन, दोस्तों यहां पर कंसीडरेशन है, यहां पर आप सर्विस दे रहे हो, यहां पर कंसीडरेशन है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, जीएसटी लगेगा। सो अपार्ट फ्रॉम अबाउ, the activity of intermediaries facilitating lending and borrowing of securities for a commission or a fees is also taxable separately। भाई साहब इसको टैक्सेबल किया जाएगा। सर्कुलर का रेफरेंस भी आपको दिया है, आपको जरूरी नहीं है कि आप सर्कुलर का नंबर याद रखो, ऐसा कोई मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ भाई। कृष्णदेव, भगवान का नाम है कृष्णदेव, जय श्री कृष्णा, इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। ठीक है भाई। रामा कृष्णा इज अ ब्रदर ऑफ कृष्णदेव, वाओ, इज लोकेटेड इन चाइना। तो रामा कृष्णा कहाँ रहते हैं? चाइना में। कृष्णदेव कहाँ रहते हैं? इंडिया में। एंड ऑल्सो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। अच्छा भाई, ये तो भाई साहब भाई तो रिलेटेड में आएगा।
Krishnadev place an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from the local market in China. Before the shipment of goods from China to India, Krishnadev sold such goods to Cristeno, a trader located in Brazil. ब्राजील, तो ये जो क्रिस्टेनो है ये ब्राजील में है भाई। तो कृष्णदेव ने क्या किया कि सामान अभी इंडिया में आया नहीं था और उसको डायरेक्टली ब्राजील भेज दिया। द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली शिप फ्रॉम चाइना टू ब्राजील, मतलब इंडिया में आया ही नहीं, उसको सीधा चाइना से ब्राजील के लिए रवाना कर दिया। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन कृष्णदेव एंड क्रिस्टेनो अंडर जीएसटी इन इंडिया। तो दोस्तों अगर हम कृष्णदेव और क्रिस्टेनो की बात करें तो याद करो जब मैं आपको नेगेटिव लिस्ट पढ़ा रहा था, नेगेटिव लिस्ट हमने कहां पढ़ी थी, शेड्यूल 3 में पढ़ी थी। वहां पर दोस्तों साफ लिखा हुआ था, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो कॉपी नोट साथ में रखिएगा, रजिस्टर साथ में रखिएगा, उसको खोलकर देखिएगा। वहां पर दोस्तों क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो और उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद अगर गुड्स डायरेक्टली इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर मतलब किसी कंट्री से इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री पर जा रहा है तो ऐसा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाता एंड इट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। दोस्तों हम उसको नेगेटिव लिस्ट में कवर कर देते हैं। तो ये देखो नीचे आंसर भी लिखा है, द ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णदेव एंड क्रिस्टियानो इज इन द नेचर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग एज पर द शेड्यूल 3rd of CGST Act. Transaction involving sale of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India shall not be treated as supply under GST. So the transaction between Krishnadev and Cristiano shall not be treated as supply and not leviable to GST. दोस्तों इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला, हम इस ट्रांजैक्शन को जो है सप्लाई ही नहीं मानेंगे। ये बात आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, मुझे जोर से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, पढ़ी थी ना? तो ये बात आप सभी लोगों ने पढ़ी थी भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग सेक्शन 11 पर आ जाते हैं और सेक्शन 11 हमें क्या कहता है, मोहनदास इंटरनेशनल entered into a transaction for import of goods from a vendor located in Italy. मोहनदास इंटरनेशनल ने गुड्स इंपोर्ट किया है। क्या इंपोर्ट किया है भाई? गुड्स इंपोर्ट किया है फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, राइट? So Mohandas International sold the goods to Radha Krishnan Export House by endorsement of title of the goods. उसने क्या किया भाई? उसने इंडोर्समेंट जो है ट्रांसफर कर दिया, मतलब सामान अभी इंडिया में आया नहीं, उसको कस्टम से क्लियर नहीं करवाया मोहनदास ने, उसने क्लियर करवाने से पहले ही उसके जो राइट्स थे वो किसी को बेच दिए। अच्छा दोस्तों मैंने आपको नोट्स में समझाया था कि हम इसको हाई सीज बोलते हैं। हाई सीज का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर इटली से सामान कहां आ रहा था, इंडिया आ रहा था, और इंपोर्ट किसने किया था, मोहनदास ने। अब अभी गुड्स अभी बीच में ही है और मोहनदास ने ये सामान किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, राधा कृष्णा को बेच दिया। तो ये जो सेल होती है इसको बोलते हैं हाई सीज सेल, क्योंकि अभी मोहनदास ने गुड्स को क्लियर ही नहीं करवाया। क्लियर करवाने से पहले मोहनदास अगर ये सामान का जो गुड्स का टाइटल है बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर वो राधा कृष्णन के नाम कर देगा तो मैं बता दूं भाई, एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइड दैट मोहनदास शैल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस।
मतलब इसमें दो ट्रांजेक्शन हो गए। अभी जब सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था तो वो अभी पहुंचा भी नहीं था कि मोहनदास ने उसके जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है वो राधा कृष्णा के नाम कर दिए, और वो कह रहा है कि मैं राधा कृष्णा से बाद में इंडिया में इसको खरीद लूंगा। बताओ भाई, ये जो ट्रांजेक्शन है इनको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अगर मैं पहले ट्रांजेक्शन की बात करूं तो दोस्तों ये जो हाई सीज सेल हुई है, इट इज नॉट अ सप्लाई। ये बात मैंने आपको शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ाई थी कि अगर आप बाई वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल उसको ट्रांसफर कर दोगे तो वो सप्लाई नहीं है। उसको शेड्यूल नंबर 3 में एक्सक्लूड किया गया है दोस्तों, उसे वहां पर हटाया गया है, उसे वहां पर हटाया गया है एज पर शेड्यूल 3, ये देखो लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्यूचर में बाद में उसको वापस खरीदोगे राधा कृष्णा से, अगर मोहनदास वापस खरीदेगा तो वो सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वहां कंसिडरेशन भी होगा, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होगा, सारी बात होगी, और वो शेड्यूल 3 में भी मनानी है। चलो एक बार आंसर पढ़कर देखते हैं। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, हाई सीज सेल ट्रांजेक्शन, supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of documents of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption shall not be considered as supply। ये बात दोस्तों मैंने आपको शेड्यूल 3 में नोट करवाई थी। तो द सेल ऑफ गुड्स बाई मोहनदास इंटरनेशनल to Radha Krishnan Export House in India in high seas shall not be liable to G। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे, फर्दर द इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST shall be payable by Radha Krishnan Export House at the time of clearance of goods at port of import in case goods are sold back। अब देखो दूसरे ट्रांजेक्शन की बात आ गई कि अगर वो सामान वापस बेच दिया जाता है बाई द राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस टू मोहनदास एट फर्दर पॉइंट ऑफ टाइम, द सेम विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल डोमेस्टिक सेल। क्योंकि एक बार अगर सामान भारत में इंपोर्ट हो चुका है, उसको क्लियर करवा लिया गया है राधा कृष्णन के द्वारा, अब वो इंडिया का पार्ट बन गया है। अब अगर राधा कृष्ण उसको मोहनदास को बेचेगा, देन इट ट्रीटेड एज नॉर्मल डोमेस्टिक सप्लाई। एक तरह से ये नॉर्मल सप्लाई हो गई भाई, ये डोमेस्टिक सेल हो गई है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल, यहां पर माय डियर फ्रेंड जीएसटी लग जाएगा, सेकंड वाले ट्रांजेक्शन पर लग जाएगा, पहले वाले पर तो नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर लग जाएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को कॉपी में लिख रहे हो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे कर रहे हो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं यू विल गेट इजीली 60+ मार्क्स इन आईडीटी। बस बशर्ते कि आप लोगों को वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। 70 80 90 नंबर लाना भी बहुत आसान है, 60 तो आपका आएगा ही आएगा। आप ये क्वेश्चन कर लो। अच्छा, इनमें से अभी मुझे लगा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखकर करना चाहिए। अभी आप चाहो तो यहाँ स्टडी मैट में टिक लगा सकते हो। जहां कोई क्वेश्चन करने की बात आएगी तो मैं खुद बोलूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को कॉपी में करना। तो सारा काम मैं करवा रहा हूँ क्लास में, नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, नोट्स को याद मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको बस वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, देखते हैं और ऐसे कितने क्वेश्चन है। एक बार 12 और 13 तक है ना, तो चलो 12 देख लेते हैं पहले क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो मिस्टर हैप्पी हैं उनके पास एक ह्यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है विच इज लोकेटेड एट प्राइम लोकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र। ही हैज लेट आउट द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टू मिस्टर पीस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है भाई साहब वो लीज पर दे दी मिस्टर पीस को इन अप्रैल। मिस्टर पीस सरेंडर हिज टेनेंसी राइट। ये जो मिस्टर पीस था
इसने अपने टेनेंसी राइट को मिस्टर सीरीन को बेच दिया फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख ऑन 1st June. Mr. Serene has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights. Moreover, Mr. Serene has agreed to pay monthly rent of 1 lakh to Mr. Happy from June. Determine the taxability of a transaction involved in the given case for the month of June. For the month of June. तो भाई यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए ये बात आपको यहां पर समझनी है। देखो भाई मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर हैप्पी ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी थी? मिस्टर पीस को दी थी। और मिस्टर पीस ने क्या किया भाई? अपना जो टेनेंसी का राइट था, उसने मकान नहीं बेचा। मकान तो मिस्टर पीस बेच भी नहीं सकता बिकॉज उस हाउस का ओनर कौन है? मिस्टर हैप्पी है। तो मिस्टर पीस ने क्या किया कि अपना टेनेंसी राइट मिस्टर सीरीन को दे दिया कि मेरी जगह अब तुम किराएदार बन जाओ, और उससे 10 लाख रुपए टेनेंसी प्रीमियम के ले लिए। अच्छा, ये जो टेनेंसी प्रीमियम है दोस्तों, ये एक वन टाइम अमाउंट होता है, एज अ प्रीमियम होता है ये। अच्छा, ऐसा नहीं कि सीरीन किराया नहीं देगा, सीरीन किराया देगा, लेकिन 10 लाख रुपए उसने टेनेंसी राइट को लिया है, क्योंकि पता भाई ऐसी प्रॉपर्टी कहां मिलेगी। मिस्टर सीरीन हैज ऑल्सो पेड एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑल्सो, क्योंकि जब टेनेंसी राइट ट्रांसफर होता है तो इसकी भी स्टैम्प ड्यूटी होती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। अच्छा, जो मिस्टर सीरीन है हैज एग्रीड टू पे अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख टू मिस्टर हैप्पी। अच्छा, मिस्टर सीरीन हैप्पी को पैसा देगा भाई, 1 लाख रुपया महीना किराए का देगा। बताओ क्या होना चाहिए? चलो पहले 10 लाख की बात करते हैं, फिर किराए की बात करेंगे। तो एक सर्कुलर है दोस्तों, जहां पर ये क्लियरली बताया गया है कि अगर हम अपना टेनेंसी राइट ट्रांसफर करते हैं तो इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बात मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 में भी पढ़ाई थी, चाहे से एक बार शेड्यूल 2 खोल कर देख लीजिएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब लीज पर दी जाती है, रेंट पर दी जाती है, एंड एक्टिविटीज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी अ सर्विस इन शेड्यूल 2, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। अच्छा, स्टैंप ड्यूटी लग गई, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीएसटी नहीं लगेगा। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो इसलिए लगा क्योंकि टेनेंसी राइट से नाम चेंज हो गया। अब पहले जो टेनेंसी राइट था वो किसके पास था? वो था भाई, वो जो टेनेंसी राइट था वो किसके पास था? मिस्टर पीस के पास था। अब मिस्टर पीस ने क्या किया कि उस टेनेंसी राइट को मिस्टर सीरीन को दे दिया। तो जैसे ही मिस्टर पीस मिस्टर सीरीन को टेनेंसी राइट देगा तो इसके ऊपर जो भी स्टैंप ड्यूटी वगैरह है वो लगेगी, पक्का है, स्टैंप ड्यूटी लगना ही लगना है वहां पर। ठीक है। लेकिन स्टैंप ड्यूटी अगर लग भी रही है या ट्रांसफर हो रहा है नाम, तो इसका जीएसटी से कोई लिंक नहीं है दोस्तों। मतलब जीएसटी लगना या नहीं लगना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उस ट्रांजेक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी लगी। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी इज ए मैटर ऑफ प्योरली स्टेट गवर्नमेंट, सो इट शैल बी subject to GST. So merely because a transaction or supply involves execution of documents which may require registration and payment of registration fees and stamp duty would not preclude them from the scope of supply and from payment of GST. आ गई बात, मैंने भी यही बोला। तो द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये कोई लैंड और बिल्डिंग की सेल भी नहीं हो रही है। कहीं आप इसको शेड्यूल 3 में कवर कर लो कि ओहो लैंड बिक गई, बिल्डिंग बिक गई। भाई साहब, लैंड और बिल्डिंग नहीं बिकी है, उसका टेनेंसी राइट सेल हुआ है। सो इट इज माय डियर फ्रेंड, इसको आप नॉन सप्लाई तो बोल ही नहीं सकते। तो ये जो एक्टिविटी है भाई, ये अट्रैक्ट करेगी जीएसटी को। लेकिन दूसरी ओर
तो सरेंडर कर रहे हो टेनेंसी राइट, इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। देखो वही सारी बातें लिखी हुई है, इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, वैसे आगे आने वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा भी, कि कोई भी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आप उसको रेजिडेंशियल यूज के लिए किराए पर देते हो, फिर से सुनो, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को रेजिडेंशियल यूज के लिए किराए पर देते हो, पहली बात प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होनी चाहिए, दूसरा उसका पर्पज भी, यूज भी रेजिडेंशियल होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, आई नो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, बट इस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है दोस्तों। और ये एग्जम्पशन अभी सप्लाई में समझ में नहीं आएगी, इसके लिए एग्जम्पशन नाम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देखो सप्लाई होना या नहीं होना अलग बात है, सप्लाई होना या नहीं होना अलग बात है, जो सप्लाई है उसका होना या ना होना अलग बात है, और उस पर जीएसटी लगना या नहीं लगना अलग बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन सप्लाई तो होता है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई तो होता है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज एग्जम्पशन लिस्ट में वो कवर्ड होता है। तो ये बात मैं आपको एग्जम्पशन वाले चैप्टर में बताऊंगा, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में मैं ये बात आपको बताऊंगा कि ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट, देखो लिखा हुआ भी है यहां पर और सर्कुलर भी है, द रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट इन अ रेजिडेंशियल डिवलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस डिवलिंग अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम और पीरियोडिक रेंट और बोथ इज एग्जम्प्ट। Consequently, the monthly rent of 1 lakh received by Mr. Happy from Mr. Serene is, ये जो 1 लाख रुपया महीना आप रिसीव करोगे, इसे यहां पर दोस्तों एग्जम्प्ट माना जाएगा, इट शुड बी एग्जेम्प्टेड, इसको यहां पर एग्जम्प्ट माना जाए। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किराए पर तो देखो जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि एग्जम्पशन है, लेकिन जो प्रीमियम दिया जा रहा है, दो किराए का नहीं है, प्रीमियम अलग चीज होता है, वो टेनेंसी राइट का पैसा होता है, तो उस पे लगेगा जीएसटी। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी हम कर लेते हैं, फिर हमारा जो सेक्शन 8 बचा हुआ पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है, रुद्राक्ष कपूर, रुद्राक्ष कपूर ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिकेशन हाउस, ये जो रुद्राक्ष कपूर है ये रुद्राक्ष पब्लिकेशन हाउस का ओनर है, गाजियाबाद यूपी, एंड डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, इसने दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ पैसे दिए। इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर, दिव्य प्रकाश ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच डोनेशन एंड रॉट डोनेटेड बाय रुद्र प्रकाश कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। होता है ना भाई, फादर चले गए तो उसने अपने फादर की याद में कहीं चैरिटी दी, कुछ डोनेशन दिया, सामने वाले ने वहां कमरा बनाया स्कूल में और लिखा कि भाई मिस्टर रुद्र प्रकाश कपूर ने बनवाया है इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम। एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज लेविएबल टू जीएसटी। नो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाया था, मैंने आपको नोट्स में भी ये बात लिखवाई थी कि अगर कोई बंदा डोनेशन दे रहा है, चैरिटी कर रहा है, और उसका पर्पज या उसका मकसद ये नहीं है कि वो उससे कोई कमर्शियल गेन करेगा, वो केवल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया जा रहा है, वहां पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा कि उससे उसकी पब्लिसिटी हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो भाई साहब ऐसा जो डोनेशन होता है, ऐसी जो चैरिटी होती है, हम उसको सप्लाई नहीं मानते। तो इसके ऊपर एक सर्कुलर भी आया हुआ है और वो सर्कुलर नंबर भी यहां पर गिवन है। इन केस ऑफ डोनेशंस रिसीव्ड बाय, in case of donations received by charitable institution, when the name of the donor is displayed in recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy, and it is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service or a consideration in the form of donation
Donation received by charitable organization are treated as consideration only if there exists there is an obligation. देखो ये सारी बातें मैंने वहां लिखवाई थी। जीएसटी नहीं लगेगा अगर फॉलोइंग कंडीशन पूरी होती है, ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था। गिफ्ट और डोनेशन जो दिया गया है वो चैरिटेबल दिया गया हो, पेमेंट गिफ्ट और डोनेशन के फॉर्मेट में हो, पर्पज फिलेनोथेरेपिक ना हो। फिलेनोथेरेपिक का मतलब होता है नो कमर्शियल गेन। अभी जैसे यहां पर मान लो अभी जैसे मान लो यहां पर रुद्र प्रकाश कपूर वहां उस रूम के ऊपर अपने बिजनेस का नाम लिख देता, अपने बिजनेस के बारे में बताता, तो फिर हम इसको एडवर्टीजमेंट मान लेते कि रुद्र प्रकाश ने पैसे दिए डोनेशन के नाम से और बदले में अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो फिर हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते। लेकिन ऐसा रुद्र प्रकाश ने नहीं किया। अच्छा देखो पॉइंट नंबर बी में आपको क्या लिखा हुआ है, इन द अबाउ क्वेश्चन if the Divya Prakash Charitable Trust has written on the door of the room constructed in the school run by it from money donated by Rudraksh Kapoor, donated by Rudraksh Publication House, Ghaziabad, UP, would the given transaction qualify as supply? क्या इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा? बताओ। अगर वहां पर वो रुद्र प्रकाश पब्लिकेशन हाउस का नाम लिख देता, पक्का माना जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो पर्पस है ना वो साफ नजर आ रहा है। तो पहले पॉइंट में तो देखो नहीं माना जाएगा। पहले पॉइंट में तो केवल वो अपना नाम बता रहा है और एक रिकॉग्निशन बता रहा है, इट इज नॉट लाइबिएबल टू जीएसटी। लेकिन दोस्तों जब हम पॉइंट नंबर बी पर जाते हैं, सिंस द नेम ऑफ रुद्र प्रकाश पब्लिकेशन हाउस हैज बीन डिस्प्ले on the door of the room constructed in the school run by Divya Prakash Charitable Trust, it might be aimed at an advertising or promotion of his business. So there is a direct mention of his publication house which is being advertised. In such a case, it is a supply of service by Divya Prakash Charitable Trust for a consideration received in the form of donation. तो भाई साहब फिर ये डोनेशन हो जाएगा, और फिर हम इसको डोनेशन को एक तरह से सप्लाई ऑफ सर्विस के कंसिडरेशन के रूप में लेंगे। तो बात समझ में आई? तो ये दोस्तों 13 तक के 13 तक के क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए। जो क्वेश्चंस मैंने अभी बीच में छोड़े हैं, इनको नहीं कराने का लॉजिक बस इतना सा है दोस्तों, इतना सा है कि इसके अंदर आगे आने वाले चैप्टर्स के पॉइंट्स इंक्लूड हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो इन क्वेश्चंस को हम रेलिवेंट चैप्टर्स के खत्म होने के बाद करेंगे, पहले नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने करा दिए। अब हमारा 23, 26 और 27 है, ये भी हम कर सकते हैं। अभी चाहो तो पहले इसको भी कर लो, 23, 26, 27 को कर लो, फिर हम सेक्शन 8 को पढ़ेंगे। चलो, तो सप्लाई से रिलेटेड है 23, 26 और 27। आप इनको टिक लगा लेना, जो जो मैंने कराया इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में पढ़ के भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। ये देखो जो नहीं करने हैं ना, मैंने लिखा हुआ है आफ्टर आईटीसी, या आईटीसी के बाद करना है ये वाला। ठीक है, तो 26, 27 और 28। देखो ये है हमारा 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पार्ट ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो शेड्यूल 2 को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये जो नीचे आपको ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, इनको आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या आप इनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। तो चलो जल्दी से देखते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जल्दी से बताओ दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड्स एंड नॉट अ सर्विस। लेकिन जब आप इसको रेंट पर देते हो, तो रेंट पर देना मैंने शेड्यूल 2 में क्या बताया था, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, B point, goods forming part of business assets are transferred or disposed by or under directions of a person
कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। तो अगर आपने बिजनेस की कोई भी असेट को डिस्पोज किया है या आपने उसको किसी और को दे दिया है, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो भाई साहब, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। सेकंड पॉइंट आपका जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, आपने गुड्स नहीं बेचा दोस्तों, आपने गुड्स का राइट बेचा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो दोस्तों अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन उस गुड्स में जो आपका राइट था अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। याद है ना आपको, जब टाइटल ट्रांसफर होता है गुड्स में से तब तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है लेकिन इसमें टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें जो राइट है वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। पॉइंट नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date. Property shall pass at a future date. Property shall pass at a future date. तो मतलब हम गुड्स में से जो टाइटल है उसको ट्रांसफर करेंगे, गुड्स में से जो हम टाइटल है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, जब गुड्स में से टाइटल ट्रांसफर होता है तो चाहे वो अभी ट्रांसफर हो रहा हो या फ्यूचर में हो रहा हो, डजेंट मैटर, इट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये देख लो, पहला सप्लाई ऑफ सर्विस, दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स, तीसरा भी सप्लाई ऑफ सर्विस और चौथा भी सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है भाई जो भी हमारा सीजीएसटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बताओ कि शेड्यूल 1 में, जो सेक्शन 7 में शेड्यूल 1 है साथ में, फॉलोइंग एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ पर सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलो, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। बोथ ऑफ these establishments are registered in the respective states. Finished goods are sent from factory in Delhi to Mumbai depot without consideration, so the same shall be sold. ये तो याद ही है आपको, डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में। डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया क्योंकि एक ही बंदे का दो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, मैंने समझाया था आपको नोट्स में। तो जब सामान दिल्ली से कहाँ जाएगा, दिल्ली से मुंबई जाएगा भाई, तो इट इज अ स्टॉक ट्रांसफर। आई नो दोस्तों, इट इज अ स्टॉक ट्रांसफर। विदाउट कंसीडरेशन भी अगर हो रहा है, विदाउट कंसीडरेशन भी अगर हो रहा है तो हम इस ट्रांजेक्शन को दोस्तों सप्लाई मानेंगे। एज पर शेड्यूल 1 हम इसको सप्लाई मानेंगे और दोस्तों इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, इसके ऊपर दोस्तों जीएसटी भी लगेगा। मेरी इस बात को मानकर चलिए, ठीक है, आगे उसका इनपुट मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल है जी, सप्लाई है ये। ठीक है, ये सप्लाई है। देखो मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। टाइटल एज वेल एज पोजीशन बोथ हैव ट्रांसफर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। If title is not transferred, the transaction will be treated as a service. But possession may be transferred immediately, but title may be transferred at a future date, like in case of sales on approval basis or hire purchase, then it should be treated as supply of goods. गुड्स ही है, सामान ही तो जा रहा है, चाहे वो हो सकता है बाद में ना बिके लेकिन अभी तो गुड्स ही जा रहा है ना। दूसरा, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। His brother, who is settled in London, is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. तो ये शेड्यूल नंबर 1 के अंदर याद करो, जब आप अपने रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट करते हो, सर्विस इंपोर्ट करना सेक्शन 7(1)(b) में भी था लेकिन वहां पर तो कंसीडरेशन का होना जरूरी था। लेकिन जब आप लोग 7(1)(c) पढ़े थे, शेड्यूल 1 पढ़े थे, तो वहां पर अगर आप सर्विस इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करोगे अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से, विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन थी दोस्तों कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो यहां पर आपने अपने रिलेटेड पर्सन से सर्विस तो इंपोर्ट करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करी है, लेकिन दोस्तों आपने बिजनेस के लिए नहीं करी, आपने फैमिली डिस्प्यूट के लिए करी है, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये देखो लिखा हुआ भी है, शेड्यूल 1 का पूरा रेफरेंस दिया गया है। शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट stipulates that import of service by a taxable person from a related person located outside India without consideration is treated as supply.
even if it is provided in the course or furtherance of business. Explanation to section 15 provides that the person shall be deemed as related person. फैमिली का वो मीनिंग बता दिया, तो जो ब्रदर है वो आएगा इसमें। और वैसे भी दोस्तों एक चीज और भी आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ब्रदर अगर वेल नोन लॉयर है तो इसका मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जब वो डिपेंडेंट नहीं है ब्रदर, तो वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन से भी बाहर हो गया। तो वैसे भी आप जिससे सर्विस ले रहे हो और आप बिजनेस के लिए भी नहीं ले रहे, दोनों ही बात है, दोनों ही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ना तो वो रिलेटेड है क्योंकि वो ब्रदर सिस्टर है ना, और ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट तभी होते हैं जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट होते हैं। जब दोस्तों वो होली और मेनली डिपेंडेंट होते हैं तभी हम उनको रिलेटेड पर्सन बोलते हैं। तो इन दैट केस आपको दोनों बातें आप लोगों को लिखनी है कि भाई तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। दूसरी बात, जो सर्विस इंडिया में इंपोर्ट हुई है वो पर्सनल पर्पज के लिए हुई है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पज, ठीक है। तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अच्छा, थर्ड केस क्या बोलता है देखो, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन द अबाउ केस रमन हैज टेक एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। अगर रमन यहां पर एडवाइस लेता, अगर रमन यहां पर एडवाइस लेता अपने बिजनेस के लिए लेता, अगर रमन यहां पर एडवाइस लेता और अपने बिजनेस के लिए लेता तो क्या होता? तो भी नहीं मानते, तो भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन नहीं है ना, क्योंकि वो दोस्तों यहां पर रिलेटेड पर्सन नहीं है। वो यहां पर दोस्तों क्या नहीं है? रिलेटेड पर्सन नहीं है, वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो आप यहां पर सी नंबर का जो पॉइंट है वो भी लिख सकते हो कि रमन हैज टेकन एडवाइस विद रिगार्ड टू हिज बिजनेस यूनिट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम, Raman's brother to him would still not be treated as supply under section 7 with schedule 1 as although the same are provided in the course or furtherance of business। अरे वो रिलेटेड नहीं है ना भाई, स्टिल नॉट बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। तो रमन ब्रदर टू हिम वुड स्टिल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, बिकॉज बाकी सारी बातें पूरी हो रही है लेकिन वो रिलेटेड पर्सन नहीं है ना, क्योंकि वो तो पैसा कमाता है, लॉयर है वो तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन 7 पर बेस करा दिए हैं, राइट।